नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु पर जनता के द्वारा खुशी मनाई जाती है। बदायूनी का स्टेटमेंट आपको ये बात बता रहा होगा अच्छी तरह से। बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई थी। तो इस तरह से इसकी मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनेगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, एक एक करके हम चलेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे बेटे रज्जब का पुत्र था, यानी गियासुद्दीन तुगलक का नाती था ये। फिरोज शाह तुगलक जन्म 1309 में हिंदू माता के गर्भ से हुआ था। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसकी माँ का नाम बीबी जैला था और ये राजपूत शासक रणमल की पुत्री थी। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं सल्तनत काल के कौन कौन से शासक हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। तो आपको यहाँ पर बता दें, नासरुद्दीन खुसरो भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, और गियासुद्दीन तुगलक जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और आगे चल करके लोदी डायनेस्टी से संबंधित एक शासक सिकंदर लोदी। ये तीन लोग हैं जो हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। इनको एक चौथा अगला ऑप्शन देकर के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सुल्तान हिंदू माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं। इसके राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। सल्तनत काल का पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया जाता है। एक बार थट्टा नामक स्थान में सिंध में हुआ था और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। क्यों 2 बार से इसका करना पड़ा राज्याभिषेक? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा में ही असामयिक मृत्यु हो जाती है। ज्वर उसको था, बुखार था, बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस कारण से कहीं विद्रोह ना हो जाए, थट्टा में ही इस व्यक्ति को सुल्तान बना दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फलस्वरूप विद्रोहियों ने सिंध में उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे इसकी मृत्यु हुई थी सुल्तान की तो उन्होंने उपद्रव करना चालू कर दिया। अतः अमीर व उलेमा वर्ग ने फिरोज तुगलक को सुल्तान घोषित कर उसका पहला राज्याभिषेक यहाँ पर कर दिया था 1351 में। बाद में जब दिल्ली आएगा तो दिल्ली में पुनः अपना राज्याभिषेक करवाएगा। इसके बाद खलीफा से मान्यता पत्र की बात करें तो खलीफा से मान्यता पत्र भी इसको 2 बार मिलता है। फिरोज तुगलक मिस्र के खलीफा के प्रति विशेष सम्मान रखता था, स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करता था और ऐसा करने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान है। इसने 6 वर्षों के अंदर अंदर मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार मान्यता पत्र यानी खिलवत प्राप्त कर लिया था। खिलवत का मतलब होता है मान्यता पत्र, सुल्तान बनने की परमिशन। इसने इसको भी 2 बार प्राप्त कर लिया। सुल्तान के प्रति बाकी जो राइटर हैं, इतिहासकार हैं, वो क्या इसके बारे में कहते हैं तो जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन 2 राइटर हैं। इन्होंने सल्तनत काल का अकबर कहा है। क्यों इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है? क्योंकि इसने ढेर सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। तमाम सारा इन्होंने बिल्डिंग बनवाई हैं, नहर बनवाई हैं, नहरों के साथ बगीचे, पुल, सड़कें, तमाम चीज़ें ऐसी बनवाई हैं जो जनता के कल्याण के लिए थी। इस वजह से इनको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि सल्तनत काल के बाद मुगल काल में अकबर भी ऐसा ही काम करता है। वुलजे हेग ने कुछ अलग ही इनके बारे में बताया है। वुलजे हेग ने इनको राज्य का अपहरणकर्ता कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्य का अपहरणकर्ता क्यों कह रहा है वुलजे हेग? क्योंकि ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने पूरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। इसकी कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिस वजह से सुल्तान को या पूरे सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और जो इतना बड़ा डायनेस्टी थी वो बर्बाद हो जाता है। वुलजे हेग ने इसे निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट आगस्टस के समान था। हालांकि वुलजे हेग मानता है कि निर्माण कार्य के हिसाब से अच्छा था, लेकिन बाकी कार्यों की वजह से इसको राज्य का अपहरणकर्ता कहा है। बर्नी हम पहले भी आपको बता चुके हैं पीछे। बर्नी ने इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है तथा पहला सच्चा मुसलमान शासक कहा है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान क्यों कह रहा है बर्नी? क्योंकि शरीयत के कानून के अनुसार जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक आदर्श सुल्तान में, वो सारी चीज़ें इस सुल्तान में थी। उन चीज़ों का सबका पालन करता था ये, इस वजह से इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान बर्नी ने कहा है।
अब बात करते हैं इसके धार्मिक नीतियों की। धार्मिक नीतियों में इसकी कुछ नीतियाँ कुछ अलग हैं, कुछ स्पेशल हैं। स्पेशल ये है कि दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने शरीयत के कानून तथा उलेमा वर्ग को प्रशासन में प्रधानता दी है। जस्ट ये एकदम अलाउद्दीन खिलजी से जस्ट अपोजिट है। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था कि आपको मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे उलेमा हो चाहे वो खलीफा हो, कोई भी मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसने कहा कि जो उलेमा वर्ग कहेगा, जो खलीफा कहेगा, मैं उन्हीं के हिसाब से शासन चलाऊंगा, जो शरीयत का कानून कहेगा उसी के हिसाब से शासन चलाऊंगा। ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान है। आगे चल कर के हम इसके कार्यों को देखेंगे, इसकी नीतियों को देखेंगे तो शरीयत के कानूनों से सारी नीतियाँ प्रभावित होंगी। बर्नी कहता है इस वजह से इसके सुल्तान के काल में शांति और समृद्धि बनी रही, क्योंकि इसने शरीयत के कानूनों का पालन किया था। लेकिन देखें रियल में तो एक धर्मांध शासक था और शरीयत के विरुद्ध सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी। जो भी विरुद्ध माना गया था शरीयत के नियमों के, उनको सबको इसने रोक दिया था। चाहे वो महल के भित्ति चित्र हों, अंदर उनको नष्ट करवा दिया था। सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए गए। रेशमी और जरी के वस्त्रों का उपयोग करना बंद करा दिया गया। यानी शरीयत के कानून के अनुसार सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, तो इन्होंने उसमें मना कर दिया। ये सब चीज़ें इन्होंने प्रतिबंधित कर दी। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति इसका रवैया कैसा रहा, कैसी नीति अपनाई। सबसे पहले मुस्लिमों के प्रति नीति की बात करेंगे। चूँकि ये सुन्नी मत का समर्थक था, इस वजह से सुन्नियों के अपोजिट जो भी मुसलमानों के वर्ग थे उनको उनके खिलाफ ये हो गया। चाहे वो सिया रहे हों, चाहे सूफ़ी रहे हों, चाहे मुनहीदियों रहे हों, चाहे महदवी रहे हों, इन सब लोगों के अपोजिट हो गया, क्योंकि ये सब लोग सुन्नी का विरोध करने वाले थे। साथ ही साथ इसने मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से बाहर पीरों तथा फ़कीरों की मज़ारों में जाने से भी रोक लगा दी। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति को देख लेते हैं। तो जब मुसलमानों के प्रति कट्टर रहा तो हिंदुओं के प्रति भी रहा होगा, और इसने कुछ नई नीतियाँ चलाई। आप देख रहे हैं हिंदू के प्रजा के प्रति भी फिरोज शाह अत्यधिक कठोर रहा। इसने क्या कहा, हिंदुओं को जिम्मी कह करके पुकारा। जिम्मी संज्ञा दी। जिम्मी क्या होता है, ऐसे लोग, जिम्मी का शाब्दिक अर्थ संरक्षित लोग या ग्रंथों के लोग, यानी ऐसे धार्मिक समुदाय जिनका पूरा स्ट्रक्चर किसी पुस्तक पर आधारित होता है, ऐसे लोगों को जिम्मी कहा जाता है। जैसे ईसाई हो गया, यहूदी हो गया, पारसी हो गया, ये लोग किसी एक बुक पर बेस्ड हैं। बाइबिल हो गई, इस तरह से बुक पर बेस्ड है इनका पूरा धर्म, इस वजह से इनको जिम्मी कहा जाता है। तो इसने हिंदुओं को भी जिम्मी कहकर पुकारा है। जिम्मी का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्रंथों के लोग, संरक्षित लोग, ये आपको ध्यान रखना है। इसने हिंदुओं के खिलाफ भयंकर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़वा दिया, मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगवा दी, और ऐसा पहला सुल्तान था सल्तनत काल का जिसने हिंदुओं का मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया, अन्य धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया, और नगद जागीरें, उपाधियां, नौकरी आदि दे करके वो धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। इसके प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कार्य हैं इसके, ढेर सारे। इन कार्यों को जनरली आप नहीं पढ़ते हैं, जनरली आपको पढ़ने को मिलते नहीं हैं, तो हमने काफ़ी इनको मेहनत करके ढूंढा है और यहाँ से प्रश्न भी बने हुए हैं। तो एक एक करके इन कार्यों को चलिए देखेंगे। इसका पहला कार्य है ऋण पंजिकाओं की समाप्ति। हमने आपको पीछे बताया मोहम्मद तुगलक के काल में कि मोहम्मद तुगलक के काल में जब किसानों ने विद्रोह कर दिया था दोआब में कर वृद्धि के विरोध में, तो उसने जब बाद में उसे पता चला कि किसान विद्रोह कर रहे हैं, उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, तो उसने बाद में किसानों को सरकारी कृषि ऋण की सहायता दी थी, और इस सरकारी कृषि ऋण को सुंदर कहकर पुकारा गया है। बाद में जब ये सुल्तान बना तो इसने कहा कि अब हम उनका जो कर्ज लिया था किसानों ने, उन कर्ज को माफ़ कर देते हैं, और वो कर्ज कितना था, 2 करोड़ टंके का। अब उनसे वापस कर्ज नहीं लिया जाएगा, कर्ज वापस नहीं लिया जाएगा किन लोगों से, किसानों से। और ऐसा कहते हुए उसने जो भी ऋण पंजिकाएं थी उनको जलवा दिया, उनको नष्ट करवा दिया। इसका दूसरा काम है वजीर पद की नियुक्ति करना। वजारत का काल चरमोत्कर्ष काल था तुगलक वंश के समय। मतलब क्या हुआ, वजारत का मतलब ये हुआ कि वजीर का जो पूरा ऑफिस था, वजीर के पूरे ऑफिस को वजारत कहा जाता था,
और वजारत जो सबसे अच्छी तरह से काम करता है या सबसे स्वतंत्र होकर के काम करता है किस सुल्तान के समय में या किस डायनेस्टी के समय में, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो तुगलकों के समय में, क्योंकि तुगलकों के समय इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं था, आराम से प्रसन्न होकर के स्वतंत्र होकर काम करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वजारत का चरमोत्कर्ष काल या वजारत का स्वर्ण काल किस डायनेस्टी को कहा जाता है, तो तुगलक डायनेस्टी को कहा जाता है। और इसने वजीर के पद पर अपने समय में मलिक ए मकबूल को अपॉइंट किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में वजीर के पद पर अपॉइंट किया, मलिक ए मकबूल को अपॉइंट किया। इसने शरीयत के कानून का हवाला देते हुए रक्तपात एवं यातनाओं पर निषेध लगा दिया और कहा कि अब दंड विधान जो है कठोर नहीं रहेगा, अब दंड विधान को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा ढीला ढाला कर दिया गया, यानी अब नॉर्मल दंड दिया जाएगा, बहुत कठोर दंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चौथे काम की बात करें, जो चौथा काम जागीरदारी की प्रथा की शुरुआत करना था और इसी ने इसके साम्राज्य को बर्बाद करके रख दिया था। जागीरदारी की प्रथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब ये किया इसने कि जिस व्यक्ति को कोई भी नौकरी देता था, चाहे वो सैनिक पद रहा हो चाहे सैनिक पद रहा हो, तो उनको जागीर के रूप में वेतन देने की प्रक्रिया इसने प्रारंभ कर दी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी नौकरी करेगा तो उसको बदले में जागीर दी जाएगी, ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा। और इसने दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया कि सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया। ये बहुत बुरा इसने काम किया अपने समय में, यानी किसी भी व्यक्ति को, सैनिक को अपने पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक बूढ़ा नहीं हो जाएगा, जब तक मर नहीं जाएगा। बूढ़ा होने के बाद भी उसको नहीं हटाया जाएगा। और साथ ही साथ उस सैनिक का बेटा आगे चल कर के फिर सैनिक बनेगा, फिर उसका बेटा आगे चल कर के फिर सेना में भर्ती होगा, चाहे वो योग्य हो चाहे ना योग्य हो, किसी सैनिक का बेटा आगे चल कर के सैनिक बनेगा, ये कन्फर्म कर दिया गया। इस तरह से योग्यता की जांच करने की प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। और यही एक दो बातें काफ़ी नुकसानदायक हो जाएंगे इसके साम्राज्य की। इस बात को कहता किस रूप में है ये इस तरह से अपना हवाला देता है अपने ईश्वर का। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता तो खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। इस तरह से इसने कहा कि मैं बूढ़े सैनिकों को अपने पद से नहीं हटा सकता हूँ, उनको भी नौकरी में रखने का अधिकार है। इस वजह से जागीरदारी प्रथा के कारण साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया और फिरोज शाह तुगलक जो था वो मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट शासन काल वाला सुल्तान था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान का जो शासन काल है सर्वाधिक भ्रष्ट था। और यहाँ तक कि अफीफ ने कहा है कि स्वयं सुल्तान भ्रष्टाचार फैलाने का काम करता था, क्योंकि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवाने अर्ज से अपने घोड़े को पास करवा सके। दीवाने अर्ज आपको याद है ना, दीवाने अर्ज जो होता था मुख्य सेनापति होता था और मुख्य सेनापति घोड़े को पास करवाता था, तो ये स्वयं सिक्का देता था सैनिकों को कि जाइए वहाँ से घूस दे करके अपने घोड़े को पास करवा लीजिए। ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, कि किस सुल्तान के बारे में कहा गया। और इस वजह से यही जागीर प्रथा और ये जो इसने वंशानुगत कर दिया था सैनिकों के पद को, यही चीज़ें आगे चल करके पूरे डायनेस्टी को ले डूबेंगी। जागीरदारी की प्रथा के आगे हम चलेंगे। खुतबे की प्रथा में परिवर्तन कर दिया था इसने। खुतबा क्या होता था, हर शुक्रवार को खुतबा पढ़ाया जाता था। खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता था और इस धार्मिक प्रवचन में सुल्तान के नाम का उल्लेख किया जाता था। जब भी खुतबा पढ़ा जाता था उसमें सुल्तान के नाम का जिक्र किया जाता था। इससे पहले क्या होता था, यानी जब तक ये सुल्तान नहीं बना था उससे पहले सिर्फ सुल्तान के नाम का जाप किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, बोला जाता था। लेकिन इसने कहा कि नहीं, अब चेंज करना है इसको और मेरे अलावा सल्तनत काल के लगभग अन्य सभी सुल्तानों के नाम का उल्लेख करना है इसमें। साथ ही साथ कुछ सुल्तानों का नाम छोड़ देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं बोलना है, बलबन और रजिया का नाम नहीं बोलना है, इनसे पता नहीं क्या दुश्मनी रही होगी उसकी, तो इन लोगों का नाम नहीं बोलना है। बाकी
सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हैं उन सुल्तानों के नाम को क्या कर दिया गया, खुतबे में नोट कर दिया गया, और जब भी खुतबा पढ़ा जाने लगा उन सब का नाम जो है बुलाया जाने लगा, पुकारा जाने लगा। यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं कि किस सुल्तान का नाम खुतबे की प्रथा में शामिल नहीं कराया गया था, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको मिले तो आप लगाएंगे। ऐबक, बलबन और रजिया को आप दिमाग में रखेंगे। इसने कर प्रणाली में भी कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि इस्लामी कानून बताता है कि सिर्फ 4 प्रकार के कर लगाने चाहिए। किसी भी राजा को किसी भी सुल्तान को अपने प्रजा पर 4 प्रकार के कर ही लगाने चाहिए। इस वजह से बाकी जो इस समय ज़्यादा तमाम सारे कष्टदायक कर थे, उसने उन सारे कष्टदायक करों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सिर्फ 4 कर ही लगाए। वो 4 कर कौन कौन से होते हैं? जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। इन सारे करों के बारे में हम सल्तनत कालीन प्रशासन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे पूछ जाते हैं। हालांकि 4 प्रकार के करों के अलावा उसने एक कर और लगाया था एक्स्ट्रा। उस कर के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम रखा गया हब ए सर्ब, और यह एक सिंचाई कर होता था। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह नहरों का निर्माण करवाएगा काफ़ी मात्रा में, और फिर एक कर आरोपित करेगा। इसको हब ए सर्ब कह दिया गया। और हब ए सर्ब कृषि उत्पादन का 10% वसूल किया जाता था। अगर 1 क्विंटल पैदा होता है या 100 किलो पैदा करता है किसान, तो 100 में से 10 किलो जो है किसको देगा? राजा को देगा, सिंचाई कर के रूप में, और लगान तो अलग से देना ही देना है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने जनता से सिंचाई कर वसूल किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई कर वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत का। इनके जन कल्याण के कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और इस वजह से इसने दयालुता से प्रभावित होकर के काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। तो इसने कुछ विभागों की स्थापना की है लोगों के जन कल्याण के लिए। उन विभागों के बारे में हम डायरेक्ट चलेंगे। पहला, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दासों के लिए एक विभाग बनाया था। सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान था जिसके पास सर्वाधिक दास थे। इसके पास गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी। ये आपसे प्रश्न पूछ जाएगा। 1,80,000 के आसपास इसके पास गुलाम थे। उनकी देखभाल के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसी को दीवान बंदगान कहा जाता है। और इसने दासों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, यानी भारत से अब कोई व्यक्ति बाहर दासों को नहीं बेच सकता है। रोजगार कार्यालय का इसने गठन किया, यानी एक ऐसा दफ्तर बनवाया जहाँ पर किसी व्यक्ति को रोजगार चाहिए होता था तो वहाँ पर अपनी एंट्री करवाता था, और एंट्री करवाने के बाद उसको जब रोजगार उपलब्ध होता था तो उसको बता दिया जाता था और उसको वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया जाता था। दीवान ए खैरात नामक विभाग इसने खोला, जो दान विभाग था। दान देने के लिए एक विभाग खोला। यहाँ पर लोग पैसे देते रहे होंगे और बाद में इस पैसे का इस्तेमाल गरीब जनता के लिए, दान के लिए किया जाता था। इसने दीवान ए इस्तिहाक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विभाग बनाया, और इस विभाग का काम होता था निर्धन व वृद्ध लोगों के लिए पेंशन उपलब्ध कराना। पेंशन बांटने का काम दीवान ए इस्तिहाक करता था। एक निःशुल्क चिकित्सालय इसने खुलवाया, और इस निःशुल्क चिकित्सालय को दारुल सफ़ा या दारुल सिफा के नाम से जाना जाता था, जो लोगों का निःशुल्क इलाज किया करता था। जन कल्याण के कार्यों के पश्चात शिक्षा व साहित्य को लेकर इसने संरक्षण दिया है। और इसके समय में या इसके दरबार में हम कह सकते हैं बर्नी नामक इतिहासकार रहता है। बर्नी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। जबकि इसके दरबार में रहने वाला एक अन्य राइटर है शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़। शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही आप देख रहे हैं अफ़ीफ़ की है, और दूसरी तारीख़ फ़िरोज़ शाही आप देख रहे हैं बर्नी की है। तो बर्नी ने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, अफ़ीफ़ ने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है। अंतर ये है, बर्नी ने फ़िरोज़ शाह तुगलक के प्रारंभिक दिनों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। बाद में बर्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आगे की कहानी शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है। यानी एक ही जीवन की 2 अलग अलग घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। स्टार्टिंग की कहानी बर्नी वाली तारीख़ फ़िरोज़ शाही में मिलती है, जबकि बाद की कहानी शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही में मिलती है। इसके अलावा इस काल की एक अन्य पुस्तक है अजीजुद्दीन किरमानी की है, जिन्होंने संस्कृत से फ़ारसी में अनुदित किया है दलाइल फ़िरोज़ शाही,
और दलाइल फिरोजशाही दर्शन और नक्षत्र विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है। यानी इसका ट्रांसलेशन किया गया है अजीजुद्दीन किरमानी के द्वारा। फिरोज शाह की खुद की एक किताब है जिसको फिरोज शाह की आत्मकथा हम कहेंगे, फुतूहात ए फिरोज शाही, और ये फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है और ऐसा करने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपनी जीवन परिचय लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम बताएंगे। आगे चल के जब हम मुगल्स पढ़ेंगे तो मुगल में भी ऐसा एक व्यक्ति है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो वो व्यक्ति बाबर होगा। बाबर ने अपनी लिखी है आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके निर्माण कार्यों की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हैं। निर्माण कार्यों में सबसे पहला हमें काम करना है नगरों के निर्माण के बारे में। इसने 300 से अधिक नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उनमें से फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार आदि प्रमुख हैं। हम फिरोजाबाद के बारे में चर्चा करेंगे। जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का निर्माण होता है। उसी तरह से फिरोजपुर, जिसको आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं, क्रिकेट स्टेडियम भी है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में हो गया। जौनपुर जूना खां के याद में, जूना खां या पीछे जो शासक निकल गए MBT मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, जूना खां या जौना खां, तो जूना खां इसका चचेरा भाई था, उसकी याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है। हिसार हरियाणा में है, तो इन नगरों को दिमाग में रखिएगा आप, बाद आ रहा है कई इन नगरों के बाद में। और इधर जौनपुर हिसार इनको निर्मित करवाया था। इसने कई नहरों का निर्माण करवाया और हमने आपको पीछे बताया कि नहरों को निर्मित करवाने के बाद उसमें इसने हब सर्वे भी वसूला था। इसके द्वारा निर्मित करवाई गई 5 नहरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो क्रम से लिखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की 2 नहरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा निर्मित कराई गई जो सबसे लंबी नहर थी उसको उलूग खानी नहर कहा जाता है। उलूग खानी शब्द का मतलब ये होता है बड़ा या बिग, जो 150 किलोमीटर लंबी थी और यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। इसकी दूसरी जो लंबी नहर थी उसको राजवाही नहर कहा जाता है और ये 96 मील लंबी थी, सतलज से घग्घर तक जाती थी। बाकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। नहरों के निर्माण के पश्चात कारखानों की स्थापना इन्होंने करवाई। इसके काल में 36 शाही कारखाने हुआ करते थे, यानी सरकारी कारखाने हुआ करते थे। और इन 36 में से कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रकाब खाना एक ऐसा कारखाना था जहाँ पर घोड़ों की साज सज्जा संबंधित सामान बनाया जाता था। फर्राश खाना ऐसा खाना था जहाँ पर कालीन तैयार की जाती थी। जमादार खाना एक ऐसा कारखाना था जहाँ पर शाही वस्त्रों को तैयार किया जाता था, यानी राजा रानियों के लिए कपड़े बनाए जाते थे। आलम खाना एक ऐसा जगह थी, एक ऐसा कारखाना था जहाँ पर शाही पताका निर्माण से संबंधित काम होता था। शाही पताका निर्माण समझ गए होंगे, झंडे बनाए जाते थे वहाँ पर और उनको इस्तेमाल किया जाता था अनेक जगहों पर। तो इनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए 36 में से। अगर हम भोजन के आधार पर बांटें तो कारखानों को 2 प्रकार से बांटा जाता था। ऐसे कारखाने जहाँ पर लोग जो काम करने वाले होते थे और उनके जो जानवर होते थे उनको भोजन पर डे मिल जाता था, वहीं पर बना बनाया भोजन मिलता था, ऐसे कारखानों को रातिबी कहा जाता था। लेकिन जिनमें खाना नहीं बनता था, अपना खाना खुद का ले जाना पड़ता था, उसको गैर रातिबी कहा जाता था। इन 36 कारखानों का जो प्रबंध करता था उस अधिकारी को मुतसर्रिफ कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं उद्यानों की। इन्होंने बगीचे भी लगवाए थे और ऐसा करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था। इन्होंने 1200 फलों के बगीचे लगवाए थे और इनसे इनको आय होती थी। 1,80,000 टन का वार्षिक आय इनको प्राप्त हो जाती थी और इनके प्रशासन की स्थिति सुधारने में मदद करता था ये। अंत में बात करते हैं इनके द्वारा कराए गए कुछ अन्य कार्यों की। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल नामक एक घड़ी होती थी जो जल में चलती थी, यानी जल घड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसको ताश घड़ियाल कहा जाता था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। साथ ही इसने 2 स्तंभ लेखों को मंगाया था। हालांकि वो स्तंभ लेख हैं तो अशोक के, लेकिन मंगा करके उनको थोड़ा संरक्षित करने का काम किया था। टोपरा, हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव पर एक हुआ करता था
अशोक का स्तंभ लेख, और मथुरा जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक स्तंभ लेख हुआ करता था। दोनों को मंगा करके ये कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है, और इस तरह से इनका नाम पड़ जाता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख तथा दिल्ली मथुरा स्तंभ लेख। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिल्ली में लाकर स्थापित करवा दिया। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली टोपरा के नाम से इसको जाना जाता है। अभी पीछे बात हुई थी फिरोज शाह कोटला के मैदान के बारे में, तो फिरोज शाह कोटला का यही किला है, और फिरोज शाह कोटला में ही इसको किले में इसको स्थापित करवा दिया जाता है। इसने संसगनी नामक 6 जीतल का एक चांदी का सिक्का चलवा दिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अफीफ कहता है कि इसने अद्धा और बिख नाम के तांबे तथा चांदी के सिक्के भी चलवा दिए थे। तो अद्धा जो होता था तांबे का हुआ करता था, और बिख जो हुआ करता था वो चांदी का हुआ करता था। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक को हमने कंप्लीट कर दिया है यहीं पर। अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के आगे आने वाले जो उत्तरवर्ती शासक होंगे, जो तुगलक डायनेस्टी के अंतिम शासक होंगे, छोटे से वीडियो में उनको हम कंप्लीट करेंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक से टीजीटी, पीसीएस आदि परीक्षाओं में डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उन सारे क्वेश्चंस को कवर करवाने का प्रयास किया है, उनको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।